दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा अखिलेश का गुस्सा, कहा विनेश फोगाट को निकलवाने में बीजेपी का हाथ। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो जाती अगर विनेश फोगाट जीत जाती तो। क्यों? आखिरकार राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी पर साधा निशाना। संसद में विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटा और कैसे भारतीय जनता पार्टी की हो रही पूरे देश में थू थू। बताएंगे क्या है पूरा मामला, तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। बताएंगे बांग्लादेश से क्या खबर निकल के आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश बोले सब जानते हैं क्यों 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई किया। दरअसल दोस्तों हर बार 60 किलो से शुरुआत करती थी, लेकिन आपकी बार 50 किलोग्राम से थोड़ा वजन ज़्यादा निकला। 100 ग्राम वजन के लिए विनेश फोगाट ने बाल काटे, नाखून काटे और दोस्तों खून तक निकाल डाला। लेकिन आपको बताते चले विनेश फोगाट के खिलाफ ये जो साजिश रची गई है, इस साजिश के रचेता कौन है ये सब जानते हैं दोस्तों। और बीजेपी ये ढोल पीट रही है कि हमने विनेश फोगाट पर इतना पैसा खर्च किया। दरअसल दोस्तों सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर रखा था। खिलाड़ियों ने कहा था कि ब्रिजभूषण को हटाया जाए क्योंकि वो एक रेपिस्ट है, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी तिलमिलाई हुई है। आपको बता दें विनेश फोगाट के साथ एक साजिश रची गई है। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। अखिलेश ने कहा सब जानते हैं कि विनेश के साथ क्या हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों फट पड़े राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विनेश हमारे देश की बेटी है, वो जब धरने पर बैठी थी उसको घसीटा गया, उसको बुरा भला बोला गया। लेकिन दोस्तों विनेश ने देश का नाम रोशन कर दिया एक तरीके से। भले ही दोस्तों विनेश फोगाट को खेलने नहीं दिया, लेकिन विनेश फोगाट जीत चुकी हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि विनेश फोगाट लगभग जीत चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया दोस्तों सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से, ये अपने आप में एक दोस्तों सोचने और समझने वाली बात है। विनेश फोगाट बिल्कुल सही गई यहाँ से, उनका वजन भी बिल्कुल सही था, वो सब कुछ कर गई, उसके बावजूद उनको डिस्क्वालीफाई कर देना दोस्तों ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और हम इस चीज़ को बार बार बोलते हैं दोस्तों कि विनेश फोगाट जिस तरीके से वहाँ पहुँची हैं, और साफ दिख रहा था विनेश फोगाट की जीत से कुछ लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि अगर वो जीत जाती तो शायद नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो जाती। प्रधानमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठी थी विनेश, और दोस्तों इसीलिए मैं विनेश की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त। भले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गई दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जीत गई हैं, क्योंकि उनको जानबूझकर हटाया गया है। और ये बात आप भी जानते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हुई है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल शेख हसीना के डिक्टेटरशिप पर भड़का है पूरा का पूरा दोस्तों बांग्लादेश में ज़बरदस्त। आपको बता दें शेख हसीना के 29 नेता मारे गए हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बांग्लादेश में जो आग भड़की है उससे नरेंद्र मोदी को कुछ सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक जो किया दोस्तों वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था ही, लेकिन ये 5 साल उससे भी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होने वाले हैं। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों दरअसल बांग्लादेश में इस वक्त जो है खून की होली खेली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों शेख हसीना भारत की मदद से आ पाई हैं, वरना शेख हसीना भी शायद इस वक्त वहां से बचकर नहीं निकल पाती। आपको बता दें उनकी पार्टी के 29 नेता मारे जा चुके हैं, उनके घर फूंक दिए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 29 नेताओं को मार दिया गया है। हालांकि दोस्तों हम पहले भी कह चुके हैं और फिर कह रहा है, हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं होती है। आज जिस आग में बांग्लादेश जल रहा है, कल उस आग में दोस्तों आपको याद होगा उसी आग में कभी मणिपुर भी जल रहा था, और नॉन स्टॉप जल रहा है। मणिपुर में भी दोस्तों ये आग थमने का नाम नहीं ले रही है। नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं पहुंचे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे बांग्लादेश के लोगों को, अगर वो सुन रहे हैं तो, कि आप लोग शांति कायम रखिए और किसी भी तरीके से हिंसा का सहारा मत लीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और इसको यहीं पर रोक दीजिए। ये सबके लिए अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो बद से बदतर हैं। वहाँ पर बच्चों की हालत गंभीर हो चुकी है दोस्तों, रहने वालों की हालत भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ वीडियो हमने ऐसे भी देखे कि शेख हसीना के कुछ निजी सामान से वहाँ पर अजीब और गरीब तरीके की हरकतें की जा रही थी लड़कों द्वारा। तो ऐसी चीज़ें ना करें, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत जा रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी मसला है उसको प्यार से सुलझाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। लेकिन शेख हसीना वहाँ से बचकर निकल गई, ये बड़ी बात है, क्योंकि उनके 29 नेता दोस्तों अब तक मारे जा चुके हैं, और ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है।
आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को रगड़ा, कहा जब भी हम खिलाड़ियों की बात करते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, विनेश फोगाट के सपोर्ट में जमकर संसद में भड़कते हुए नजर आए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा क्या है, जैसे ही हम विनेश फोगाट की बात करते हैं बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी को इतना बुरा क्यों लगता है। अगर काजोल कह देती है दोस्तों कि हमारे देश में अनपढ़ नेता हैं इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा, तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है। इसका मतलब बीजेपी को पता है कि उनकी पार्टी में अनपढ़ नेता है, क्योंकि और कोई सी पार्टी का नेता तो बोलता नहीं है। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई बोलता है कि हमारे देश में जो है यहाँ पर ईवीएम को बंद होना चाहिए तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है। मतलब कि बीजेपी मानती है कि इन चीज़ों की जो वो कर रही है दोस्तों एक तरीके चोरियाँ, वो वही है बीजेपी, क्योंकि आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ईवीएम कोई आपकी तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों। और इसी को लेकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा और खरी खोटी भी सुना डाली। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरे संसद में गरजे मनोज झा बोले हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, इससे नरेंद्र मोदी को सबक लेना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब वो ऊपर वाला ना करे कि हमारे देश में भी इस तरीके की चीज़ हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के डिक्टेटरशिप से बहुत अब लोग परेशान आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह, नरेंद्र मोदी के निशाने पर हमेशा मुसलमान और दोस्तों मुस्लिम ही रहते हैं। हमने चुनाव के दौरान भी देखा कि नरेंद्र मोदी दोस्तों मुस्लिम और हिंदू करते रहते हैं। कभी कहते हैं उसका मंगलसूत्र छीन कर इन्हें दे देंगे, तो कभी कुछ कहते हैं। इसीलिए मनोज झा ने उन्हें नसीहत दी, उन्होंने कहा कि सबक ले लेना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि देश में जो चल रहा है दोस्तों खास करके नफरत की राजनीति, उसका अंत अभी तक नहीं हुआ। बीजेपी को करारी हार मिली, बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई, उसके बाद भी बीजेपी सुधरी नहीं है। अभी भी इनके नेता वही सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो हेमंत विश्वकर्मा हो या फिर दोस्तों पात्रा हो। इन जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते दोस्तों। कहते हैं ना कि एक नाली के कीड़े को हमेशा नाली में ही अच्छा लगता है, ऐसे ही बीजेपी के नेताओं को नफरती भाषा पसंद है और वो उसी पर चलते हैं। फिलहाल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि फिलहाल देश को फिर से बांटने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ दोस्तों आपको बताते चले मुस्लिम लॉ बोर्ड के खास करके उसके कानून में संशोधन किया जा रहा है वक्फा के, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी जमकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में मोदी सरकार जानबूझकर ऐसी चीज़ें करती है जिससे कि दोस्तों धर्म बीच में आए। या फिर दोस्तों आप देख लीजिए, इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि देश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, ये सरकार सिर्फ एक दूसरे का दोस्तों भला करने में लगी हुई है और महंगाई लगातार आसमान को छू रही है। सिलेंडर पर 150 रुपये कम कर देने से जनता की मुसीबतें कम नहीं हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहा है। देश में दोस्तों महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। सिर्फ एक चीज़ का दाम कम करने से क्या होगा आप समझिए। मोदी सरकार दोस्तों दालों के रेट बढ़ा देती है, तमाम खानों की चीज़ों के पैकेट के आटों के रेट बढ़ाकर 50-100 रुपये जो है टंकी पर एलपीजी पर कम कर देती है। यानी कि दोस्तों सरकार इधर से कान ना पकड़कर आपका उल्टी तरफ से कान पकड़ रही है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कान तो वही है आपका दोस्तों, वो चाहे सीधी तरफ से पकड़े या उल्टी तरफ से पकड़े। तो ये ढोंग क्यों, 50 इस पे कम कर उन चीज़ों पर दाम बढ़ा देना, जनता की कमर तोड़ देना। टमाटर के दाम आज देखा है आपने 50 रुपये किलो के भी पार हो चुका है। आलू दोस्तों 50 रुपये किलो के पार हो चुका है। टमाटर 100 रुपये किलो भी मिल रहा है कहीं कहीं। तो ऐसा है, आज आम इंसान के लिए सब्जी से लेकर जो तमाम चीज़ें दोस्तों ख़रीदना बहुत ही मुसीबत में। और राहुल ने कहा कि फ़िलहाल हमने जो वादा किया है वो हम ज़रूर निभाएंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव के साथ साथ दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उतरे जो है संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कल संजय सिंह की जो है यहाँ पर बेल पर सुनवाई थी, लेकिन कल खास कर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली, जिसको लेकर संजय सिंह ने फिर से एक बार मोदी सरकार को घेरा। संजय सिंह ने कहा कि ये सरकार जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है और इस सरकार ने ही ये सारी चीज़ें की हैं। संजय सिंह ने मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए कहा है कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल सच का साथ देते हैं और वो हमेशा सच के साथ हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए बीजेपी उनको पसंद नहीं करती। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को पूरी 7 सीटें जिताई, लेकिन दिल्ली वालों के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। यही नहीं दोस्तों, संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी फंसा रही है, उनको जेल से बाहर नहीं आने दे रही है। जब ईडी वाले मामले में दोस्तों फाइनली उन्हें बेल मिल चुकी थी,
तो वहाँ पर सीबीआई को भेजकर उससे गिरफ्तार करवा लेना। ये भी अपने आप में दोस्तों एक बड़ी चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में आराम से बेल मिल गई। और उसके बाद दोस्तों बीजेपी ने केजरीवाल को फंसाने के लिए जो है यहाँ पर कैसी चाल चली। और आप देख रहे हैं कि सीबीआई ने जब उनको गिरफ्तार किया तो कई सवाल भी खड़े हो गए कि आखिरकार एक इंसान को, विपक्ष के नेता को, या फिर यूँ कह दें कि एक सीएम को आप गिरफ्तार करा रहे हो। इससे पहले आपको बता दें कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी राज्य के सीएम को गिरफ्तार कराया गया हो। ये तो मोदी सरकार के आने के बाद ही ये चलन शुरू हुआ है दोस्तों कि चुने हुए सीएमओ को उठाया जाता है, और सिर्फ इसलिए दोस्तों ताकि सरकार गिराने की प्लानिंग कर सके या फिर दोस्तों उसको कमज़ोर कर सके उस सरकार को। तो ये मोदी सरकार की जो असलियत है पूरी दुनिया के सामने है, किसी से छुपी नहीं है। ये सरकार दोस्तों कुछ दिन की मेहमान है। भले ही गृह मंत्री अमित शाह जो है दोस्तों लोगों का कानून फूंकते फिर रहे हैं कि 2029 में भी मोदी जी आएंगे, विपक्ष सुन ले। गृह मंत्री अमित शाह लगता है अपनी करारी हार भूल गए दोस्तों। उन्हें एक बार फिर से याद दिलाने की ज़रूरत है कि जनता ने आपको बहुमत तक का आंकड़ा नहीं दिया, और जिनके बल पर आप उचक रहो सरकार बनाकर, वो आज आपके साथ है, कल नहीं होंगे। ये लिख कर ले लीजिए दोस्तों। आज जो देश में सरकार चल रही है और जो बांग्लादेश में हुआ है दोस्तों, ऊपर वाला ना करे वो हमारे देश में हो जाए, क्योंकि जो मोदी सरकार कर रही है, कहीं बांग्लादेश जैसे आसार यहाँ पर भी बन गया दोस्तों, तो मोदी सरकार के पास भागने के अलावा और कोई भी दोस्तों विकल्प नहीं रह जाएगा देश छोड़कर। क्योंकि सीधी सी बात है, अब देश के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसको सुधार कर रखना सरकार की जिम्मेदारी है। वरना सरकार भूले ना कि हमारा देश में भी दोस्तों ऐसे लोग हैं जो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने में ज़रा सी टाइम नहीं लगाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना लंबे समय तक रही दोस्तों बांग्लादेश की पीएम, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको जो है देश छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, लंबे समय से जो है यहाँ पर एक तबके का, ये कह सकते हैं, रोज़ झेल रही थी शेख हसीना। शेख हसीना काफ़ी लंबे समय से दोस्तों बांग्लादेश की पीएम थी, लेकिन आपको बताते चले कल सेना ने उनको फाइनली 45 मिनट का टाइम दिया था, क्योंकि पूरे देश में दंगे फैल रहे हैं। वहाँ पर जो बांग्लादेश है वहाँ पर दंगे फैले हुए हैं, और ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश में जब शेख हसीना के घर पर तोड़फोड़ की गई और तमाम लोगों को टारगेट किया गया, तब दोस्तों शेख हसीना को मिलिट्री ने सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया और कहा कि आपको 45 मिनट के अंदर देश छोड़ना होगा। आपको बताते चले, माना जा रहा था शेख हसीना भारत आएंगी, लेकिन बताया जा रहा है वो अमेरिका पहुंच गई हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें शेख हसीना ने फाइनली अपना इस्तीफ़ा दे दिया है रहमान साहब को। अब जो है एक नई सरकार बनेगी और वो सरकार जो है वो इन स्टूडेंट को नज़रअंदाज नहीं करेगी। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल जिस तरीके से बांग्लादेश में सारी चीज़ें हुई और जो लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा था, कल फाइनली इसका अंत हो गया और शेख हसीना को अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो और दोस्तों आप देखिए कि शेख हसीना के ख़िलाफ़ स्टूडेंट, छात्र, तमाम लोग थे। हमारे भारत में भी कोई अलग स्थिति नहीं है। मोदी सरकार से पूरे देश की जनता नाराज़ है। इन लोगों को दोस्तों एक बहुमत तक का आंकड़ा तक नहीं दिया गया। जिन लोगों ने इसको जिताया है दोस्तों, इन लोगों का सपोर्ट किया है, वो नीतीश और नायडू हैं। लेकिन नीतीश और नायडू ये ना भूले दोस्तों कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो अगला नंबर नीतीश और नायडू का ही है। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार काम करे सही से और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरना चाहिए। लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दोस्तों जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए वो लंगड़ी सरकार से क्या कर लेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा 440 वाट का झटका दोस्तों उपचुनाव के लिए। फिर से यूपी के 2 लड़कों ने बनाया प्लान। दरअसल दोस्तों एक तरफ बीजेपी जो है यहाँ पर मोइन खान का जो है केस उछालने में लगी हुई है कि उन्होंने रेप किया, बुलडोज़र भी चल गया। लेकिन अफसोस की बात ये है दोस्तों कि 2.5 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और योगी का बुलडोज़र नहीं जाता है। योगी दोस्तों देख के कार्रवाई करते हैं। फ़र्ज़ करिए अगर रेप करने वाला कोई हिंदू है तो उसके घर पर दोस्तों बुलडोज़र नहीं चलेगा। अगर बीजेपी का नेता है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तब का चला जाता है दोस्तों बुलडोज़र। लेकिन अगर कोई विपक्ष पार्टी का नेता है और उसके ऊपर ये आरोप लगा है तो उसके पूरे फैमिली को घसीट लिया जाता है, और ख़ास करके अगर वो मुस्लिम हो तो। जी हाँ, ये समझ लीजिए। और ये साफ दिखाई देता है दोस्तों, लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप जैसी घटनाएं होती, तब तो योगी का बुलडोज़र नहीं जाता।
लेकिन जैसे ही सपा के नेता के ऊपर ये आरोप, और लिख कर ले लीजिए, सपा के जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो लगभग जेल में बंद है दोस्तों। आप देख लीजिए, आज़म खान जेल में बंद है दोस्तों, अब्दुल्ला आज़म उनके बेटे जेल में बंद थे, उनकी पत्नी तंजीम फ़ातिमा आज़म खान साहब की वो भी बंद थी। जो है यहाँ पर दोस्तों इरफान सोलंकी बेचारे के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि इसने दंगे फैलवाए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको जेल में बंद कर रखा है। तमाम ऐसे सपा के नेता हैं जिनके नाम में गिना भी नहीं सकता, बड़े से बड़े नेताओं को अंदर बंद कर रखा है। और ये सिर्फ दोस्तों योगी की गुंडागर्दी है और कुछ नहीं। आने वाले समय में दोस्तों योगी का खुद का ही पत्ता कट जाएगा, ना रहेंगे योगी, ना रहेगी उनकी गुंडागर्दी। सबसे बड़ी बात ये, कोई भी देश में अचूक नहीं है दोस्तों। नरेंद्र मोदी भी कहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, हम जो है 400 पार कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जनता ने आखिरकार आईना दिखा ही दिया और राहुल गांधी को देश का सबसे दिग्गज और सबसे बड़ा नेता बना डाला। आज राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अगर मुकाबला हो जाए तो राहुल गांधी सबसे नंबर 1 पर है दोस्तों, क्योंकि जो आंकड़े सामने आते हैं वो यही बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के पहली पसंद बन चुके हैं लोगों की। और बने भी क्यों ना दोस्तों, राहुल गांधी में काबिलियत है, राहुल गांधी में पोटेंशियल है जो कि दिखाई देता है दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं ना कि राहुल गांधी इज़ बेस्ट, तो वही चीज़ है कि फ़िलहाल दोस्तों जो चीज़ जनता को पसंद आती है, जनता उसको सराहना ज़रूर करती है। अभी राहुल गांधी देश के पीएम नहीं बने तो ये हाल है। जब राहुल गांधी देश के पीएम बन जाएंगे दोस्तों तो आप समझिए लोगों की क्रेज़ीनेस क्या होगी, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि राहुल गांधी देश के पीएम बनने के साथ साथ दोस्तों देश के लिए कई बड़े बदलाव और कई बड़े काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो समय जाने वाला है जब दोस्तों जनता के सिर पर बैठकर खाते थे। अब तो वो समय आने वाला है जब सरकार में रहकर दोस्तों लोगों को जनता के लिए काम करना होगा, वरना जनता उठाकर बाहर फेंकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी को जो घमंड था कि हमारी पार्टी तो अब बहुत मजबूत है, ना हमें आरएसएस की ज़रूरत है ही नहीं, जेपी नड्डा कह रहे थे। लेकिन दोस्तों हार के बाद सारे समीकरण बदल गए, वापस से आरएसएस के कह सकते हैं तलवे चाटने में लग गई बीजेपी, उधर आरएसएस भी झुक गई बीजेपी की तरफ, वरना दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। तो कहते हैं ना दोस्तों कि फ़िलहाल डूबते को तिनके का सहारा, अब मोदी को आरएसएस का सहारा। दोस्तों आरएसएस कब तक इन्हें अपने साथ लेकर चलेगी, ये हंसी वाली बात पता है क्यों है? क्योंकि मुझे हंसी इसलिए आ रही है दोस्तों कि इस सरकार का अब कोई भविष्य है ही नहीं। नरेंद्र मोदी एक बार सत्ता से गए तो गए दोस्तों, फिर वापस तो आना है नहीं। वैसे भी अब उनकी उम्र हो चली है, कुछ दिन और बचे हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी के पास राजनीति के, तो जितनी करना है अभी ही कर लें, क्योंकि राहुल गांधी का सफ़र तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये समझिए जब वो देश के पीएम बन जाएंगे तब असल में राहुल गांधी की शुरुआत होगी। और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाला समय बहुत ज़बरदस्त होगा जब राहुल गांधी की सरकार होगी, क्योंकि इस देश में काफ़ी ऐसे बड़े बदलाव हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जो हम करना चाहते हैं। और अब यही देखना होगा हमें कि फ़िलहाल ये चीज़ें क्या हो रही हैं। खैर तमाम मुद्दे जो आपके और हमारे पास हैं वो तो ही हैं दोस्तों। सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार के जो फैसले हैं वो भी आपके और हमारे सामने हैं। कौन सरकार कैसा काम किया है ये सब जानते हैं। मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल में ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आज भी अर्थव्यवस्था दोस्तों हमारी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। और आपने देख लिया कि डिमोनेटाइजेशन से लेकर तमाम मुद्दे जो हैं हमारे देश के वो सबके सामने हैं। तो कम से कम ऐसे मुद्दे दोस्तों जिसमें सरकार घिरी हुई है वो सबके सामने हैं ही। और आने वाला समय जो है वो सरकार के लिए ख़ास करके ख़तरनाक होगा, क्योंकि दोस्तों ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों वक्फ़ा बिल के ऊपर मचा है घमासान। असदुद्दीन ओवैसी बोले मुसलमानों की हर चीज़ में बीजेपी को नाक घुसाना है। मुसलमान के क़ानून में मुस्लिम नमाज क्यों पढ़ते हैं, सड़क पर नमाज क्यों पढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं